हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जानेंगे जो इकोनॉमी में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, हम धीरे धीरे उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में जिन टर्म्स की चर्चा, जिन शब्दावलियों की चर्चा हम करने वाले हैं वो ये 4 शब्द हैं, जिसमें आप पहला देख सकते हैं इन्फ्लेशन, दूसरा शब्द देख सकते हैं डिसइन्फ्लेशन, तीसरा शब्द है डिफ्लेशन और चौथा शब्द है रीफ्लेशन। आज हम सिर्फ इन चारों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी और टर्म्स हैं जैसे स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, इस तरह के और भी शब्द भी आगे आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 4 इन शब्दों को जानेंगे जो कि हमारे लिए इकोनॉमी पढ़ने से पहले जानना थोड़ा ज़रूरी है। और इस चैप्टर का नाम मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। इस चैप्टर का नाम इन्फ्लेशन है, आप लोग चैप्टर इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम 4 टर्म्स को जानेंगे, पहले 4 चीज़ों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें जो इकोनॉमी में आपको जानना ज़रूरी है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने एक बड़ा सिंपल सा टर्म जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं वो है महंगाई। इस शब्द को आपने खूब सुना होगा और आजकल तो ये काफ़ी चर्चा में है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आप अखबारों में शब्द पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो ये शब्द आखिर हैं क्या? आखिर महंगाई बढ़ना क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप कुछ नॉर्मल बातों को, जो बड़ी सिंपल बातें हैं, उनको एक बार जानिए। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है पहले वो हमको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति पर काम करती है, ठीक। मांग और आपूर्ति यानी वस्तु की मांग, वस्तु और सेवाओं की मांग और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए बाजार में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा बढ़ गई, यानी मांग बढ़ने का मतलब होता है डिमांड बढ़ना, यानी बाजार में किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस वस्तु की सप्लाई की बात करें और उस वस्तु की सप्लाई ज़्यादा है या कम है, इसको भी देखेंगे। पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ गई, ठीक है, वस्तु की मांग, और मैं कोई एक वस्तु मान लेता हूँ, जैसे आप मान लीजिए साबुन है कोई, ठीक है, साबुन ले लेते हैं हम लोग। साबुन की मांग बढ़ गई है और कौन सी कंपनी, साबुन भी बहुत सारी कंपनियों के हैं, तो एक कंपनी में मान लेता हूँ कि पियर्स साबुन, ये एक साबुन है, आप लक्स मान लो, पियर्स मान लो, कोई सा साबुन मान लो, ठीक है। इस साबुन की मांग बढ़ गई, ठीक है। इस साबुन की मांग लगातार बढ़ी, यानी इसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब आप मुझे बताइए, पियर्स कंपनी को और साबुनों का उत्पादन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर नहीं करेगी तो सारे साबुन तो बिक जाएंगे, फिर उत्पादन वो अगर नहीं करेगी तो और साबुन कैसे मिलेंगे? मांग तो बढ़ रही है लगातार, अब आप साबुन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो इसी चीज़ पर है, मैं मान लेता हूँ कि आपूर्ति, मांग बढ़ गई है पियर साबुन की और आपूर्ति घट गई है, यानी जितनी मात्रा में आपूर्ति होनी चाहिए थी मांग के अनुपात में, उतनी आपूर्ति साबुन की नहीं हो पा रही है। अब आप मुझे बताओ, साबुन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? मांग ज़्यादा है, साबुन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? तो बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी इस बात को बता सकता है कि अब साबुन बचे ही नहीं या बहुत कम बचे हैं, लेकिन साबुन लेने वाले ज़्यादा हैं, तो साबुन का रेट बढ़ जाएगा। तो यानी ये पियर्स साबुन कैसा हो गया? महंगा हो गया। मान लेते हैं जब इसकी सप्लाई अच्छी खासी बाज़ार के अंदर थी तो इसकी कीमत 50 रुपये थी। जब इसकी अच्छी खासी सप्लाई बाज़ार में थी और मांग भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तब इसकी कीमत 50 रुपये थी। अब धीरे धीरे मांग बढ़ी बहुत तेज़ी से और सप्लाई कम हो गई, आपूर्ति कम हो गई, साबुन कम रह गए, तो अब इसकी कीमत बढ़ जाएगी और ये बढ़कर कितनी हो गई? मैंने मान लिया 60 रुपये, क्योंकि अब साबुन कम बचे, उत्पादन हो नहीं रहा है, आपूर्ति कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई है साबुन की, तो ये कीमत हो गई 60 रुपये। अब आप बताओ, इसकी कीमत में 10 रुपये की वृद्धि हो गई। कितनी? 10 रुपये की वृद्धि इसकी कीमत में हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी 50 से 60 हो गया, तो ये लगभग 20% कीमत बढ़ गई है, 20% वृद्धि हो गई है पियर्स साबुन की कीमत में। यानी इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया? 20%। कितनी महंगी हो गई वस्तु? 20%, ठीक। तो अब बताओ, वस्तु महंगी कैसे हुई है? जब मांग बढ़ी और सप्लाई उतनी मात्रा में नहीं हो पाई। हाँ, अगर मांग बढ़ेगी और सप्लाई भी उतनी मात्रा में होती चली जाएगी तो
मांग और आपूर्ति संतुलित रहेंगे, तो मांग और आपूर्ति के बीच में अगर संतुलन बना हुआ है तो मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी नहीं, यानी बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आप बताओ, बाजार में मांग बढ़ जाती है। अब मैं सारी वस्तुओं की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए बाजार में खूब मांग है, हर वस्तु की मांग है, बाजार में मांग बढ़ेगी तो बताइए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन आएगा। ठीक, इन्फ्लेशन आएगा। अब एक स्थिति ऐसी आई कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब सरकार इसको कम करने का कुछ उपाय करेगी। ठीक, तो जब सरकार बढ़ी हुई महंगाई को कम करने के प्रयास करती है, कहने का मतलब वस्तु की जो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है उसको फिर से सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करती है, यानी खुद सरकार अगर प्रयास कर रही है, तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? डिसइन्फ्लेशन। अब इसमें सरकार करेगी क्या? देखिए, मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ी है ना, तो मांग अगर बढ़ी है तो मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों के पास रुपया ज़्यादा है, सीधी सी बात है, लोगों के पास रुपया ज़्यादा मात्रा में, इसलिए मांग बढ़ी है। तो उस मांग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस अगर मांग को कम करना है तो मार्केट से आपको रुपया क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। ठीक, रुपया खींचना पड़ेगा। तो सरकार फिर ऐसे उपाय करती है जिससे कि वो टैक्स में वृद्धि करती है। टैक्स में वृद्धि करेगी तो आम आदमी के पास जो रुपया है वो कहाँ जाएगा? सरकार के पास। अब आम आदमी के पास रुपया रहा नहीं, और जब आम आदमी के पास रुपया रहा नहीं तो मांग बढ़ेगी नहीं, और जब मांग बढ़ेगी नहीं तो कीमत धीरे 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 सामान्य स्तर पर आ जाएगी। इतनी सी बात आपकी समझ में आती है? तो ऐसे प्रयास जिनसे सरकार इन्फ्लेशन को धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करती है उसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसइन्फ्लेशन। ठीक, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक, अब हम जरा देखते हैं कि अगर उल्टा हो जाए ये सिस्टम, यानी ये डिमांड घट जाए, पहले चीज़ की डिमांड बढ़ी थी, अब डिमांड कम हो जाए और आपूर्ति किसी चीज़ की बढ़ जाए, यानी सप्लाई बढ़ जाए, वस्तु की सेवा की आपूर्ति बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। अब आप मुझे बताइए, बाजार में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उत्पादन भी अच्छा हुआ, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, आपूर्ति अच्छी खासी है, डिमांड है ही नहीं, कोई चीज़ों को खरीदना ही नहीं चाह रहा है। ठीक, कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहा है, या उन पे पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद रहा है, बस डिमांड कम हो गई है। अब आप मुझे बताओ, जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, किसी सेवा की डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है कि उसकी कीमत क्या हो जाएगी? उसकी कीमत घटने लगेगी, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, वो चीज़ खरीदी नहीं जा रही। तो जो कंपनी है वो बेचने के लिए उसमें डिस्काउंट देगी, कीमत को क्या करेगी? कम करेगी। तो जब कीमत को कम करेगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो कीमत क्या हो जाएगी? कम। तो अब यहाँ पर ये मैं इसी साबुन का एग्जाम्पल ले लूँ तो बताइए, पियर्स साबुन क्या हो जाएगा? क्योंकि इसको बिक ही नहीं रहा है, डिमांड हो ही नहीं रही है, तो सस्ता हो जाएगा। कहने का मतलब जो 50 रुपये का साबुन मिला करता था, वो 50 रुपये का साबुन अब 40 रुपये में मिलने लगेगा। तो देखिए 40 रुपये में मिलने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपये घट गया। यानी अब इन्फ्लेशन नहीं है, अब जो स्थिति आ गई है बाज़ार में मांग और आपूर्ति के कारण, मांग घटने के कारण, आपूर्ति बढ़ने के कारण जो स्थिति आ गई है, उस स्थिति को हम डिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। उस स्थिति को क्या कहेंगे? डिफ्लेशन। अब देखिए यहाँ तक तो चलो सही, 50 से कीमत 40 हो गई, ये बहुत ज़्यादा कीमत घट गई। अब सरकार क्या चाहेगी कि भाई इसकी कीमत बढ़े धीरे धीरे। कीमत इसलिए बढ़े क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे यार 50 का साबुन 40 में मिल रहा है, चीज़ 40 रुपये में मिल रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आम आदमी को तो फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल आम आदमी को फ़ायदा है, लेकिन जहाँ ये आपूर्ति इतनी ज़्यादा है, कीमत आपको कम करनी पड़ गई, तो कंपनियां अब उत्पादन करना बंद कर देंगी। क्यों? उनको फ़ायदा होगा नहीं, उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए कंपनियां उत्पादन कम कर देंगी। तो क्या होगा? अब आप यही चक्र समझिए क्या है। अगर मांग घट गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कंपनी उत्पादन कम कर देगी। और जैसे ही उत्पादन कम करेगी तो सीधी सी बात है कि उत्पादन अगर कम होगा तो रोजगार भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों से कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी, यानी रोजगार कम हो जाएगा। रोजगार कम होने का मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
और बेरोजगारी बढ़ेगी तो किसी के पास पैसा होगा नहीं, तो लोगों की आय में कमी आ जाएगी, और जब आय में कमी होगी यानी लोगों के पास रुपया नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड भी कम हो जाएगी, तो ये स्थिति और बेकार होती चली जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट फिर इस चीज़ में हस्तक्षेप करती है, यानी जब महंगाई बहुत कम भी हो जाती है, जिसको हम डिफ्लेशन कह रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। तो जब मांग गिरने लगती है, वस्तु की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं, तब सरकार फिर से कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाती है। जैसे ये 40 रुपये कीमत हो गई, अब सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि धीरे धीरे ये कीमत 40 से 45 पहुँचे, 48 पहुँचे, और फिर से 50 के आसपास आके 52-55 तक पहुँच जाए। ठीक, क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है, लेकिन मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ, एक जगह इन्फ्लेशन की स्थिति है एक अर्थव्यवस्था में, और एक अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति है। कहने का मतलब एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है और एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा अवस्फीति की स्थिति है। तो आप कैसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं, कि जिसमें मुद्रास्फीति हो या मुद्रा अवस्फीति हो, यानी मांग ज़्यादा हो अर्थव्यवस्था में या मांग कम हो? तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक चुनना है तो आप चुनेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या होनी चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर इन्फ्लेशन होगा तो रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा, मजदूरी लोगों को ज़्यादा मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, तो इसी तरह मार्केट ग्रो करता रहेगा, यानी आर्थिक वृद्धि दर भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आपको इन दोनों में अगर चुनना हो, कैसी अर्थव्यवस्था चाहते हो, डिफ्लेशन वाली या इन्फ्लेशन वाली, तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन वाली। लेकिन ध्यान रखें, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, बहुत महंगाई भी बढ़ गई, ये भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सरकार उसको अगर कम करने का प्रयास करे, ऐसे प्रयासों को हम क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जब वस्तु की कीमतें गिरती हैं और इतनी गिरती चली जाती हैं कि नकारात्मक हो जाती हैं, यानी उनकी वृद्धि, उनकी दर क्या हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तब उसको कहते हैं डिफ्लेशन। वो मांग और आपूर्ति के कारण होता है, जैसे इन्फ्लेशन मांग और आपूर्ति के कारण होता है। अगर मांग में कमी है तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन। मांग में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। जब मांग में बढ़ोतरी हो रही है, इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, सरकार उसको कम करने के लिए क्या करेगी, डिसइन्फ्लेशन, ये सरकार करती है। जब मांग में कमी हो गई तो आ गया डिफ्लेशन, और सरकार इस मांग को दोबारा बढ़ाने के लिए, यानी कि वस्तु की कीमतों को धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाने के लिए जो प्रयास करती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। यानी अब सरकार क्या करेगी, रिफ्लेशन करेगी। और रिफ्लेशन में सरकार क्या करेगी, आप खुद बताओ। देखिए, मांग कम हुई है ना, तो सरकार चाहेगी मांग बढ़े। मांग कम इसलिए हुई है, लोगों के पास रुपया नहीं है। जैसे आपने डिसइन्फ्लेशन में, जैसे सरकार ने डिफ्लेशन में, डिसइन्फ्लेशन में, जैसे सरकार ने इस वाले में डिसइन्फ्लेशन में लोगों से रुपया छीन लिया, ठीक है, लोगों से रुपया छीन लिया। छीनने का मतलब ऐसा नहीं कि घर घर जाके छीन लेगी, छीनने का मतलब टैक्स बढ़ा दिए तो लोगों का रुपया सरकार के पास जाएगा, ब्याज दरें बढ़ा दी फिर से लोगों का रुपया सरकार के पास जाएगा, इस तरह के काम करना। तो डिफ्लेशन कम करने के लिए उसका उल्टा करेगी सरकार। अब लोगों में रुपया देगी, लोगों को रुपए की आपूर्ति करेगी, मनी सप्लाई करेगी, ठीक, उनको रुपया देगी कि भाई रुपया लो। और रुपया कैसे लेगी, कोई हेलीकॉप्टर से तो डाल नहीं देगी लोगों के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट चलता है इकोनॉमी में हेलीकॉप्टर मनी का, कि यानी डिमांड जब बहुत कम हो जाए तो हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट, यानी लोगों को रुपया बांटो, जैसे हेलीकॉप्टर से बरसा दिया हो इस तरह रुपया बांटो। हालांकि हेलीकॉप्टर से रुपया नहीं बरसाया जाता, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसका मतलब लोगों को रुपया दो, यानी टैक्स कम करो। टैक्स रेट में सरकार क्या करेगी, कटौती करेगी, ब्याज दर में कमी करेगी, ठीक है, लोगों को बिना सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, जीरो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाएगी, लो इंटरेस्ट पे यानी 2% 4% पे प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि अभी सरकार 8-10% लेती है ब्याज दर, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आ जाएगा, और रुपया आएगा तो इसका मतलब उनकी आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई तो उनकी मांग में वृद्धि होना लाजमी है। मांग में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होने के बाद आपूर्ति चीज़ों की फिर से बढ़ेगी। क्यों, कंपनियां अब उत्पादन करने लगेंगी, क्योंकि जिन चीज़ों की डिमांड कम हुई थी उनकी डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अगर नहीं आपको समझ में आई हैं तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से आराम से देखना, आपको ये चारों चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। बस हम शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम कर रहे हैं। एक बार हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चले जाए कि आखिर इकोनॉमी में मांग क्या है, आपूर्ति क्या है,
इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है और रिफ्लेशन क्या है। ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।